भगवान महावीर के तत्व ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि जिसमें अनेकता कुछ हो ही नहीं सकती। जितना ही अंतर है संप्रदायों में, उस रिचुअल्स में, पूजा पाठ में है, क्रिया कांड में है। मूल तत्व ज्ञान दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, सभी में मुख्य मुख्य बिंदुओं में लगभग एक सा है। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज की एकता चाहेगा, एकता का काम करेगा, तो उसको तत्व ज्ञान का सहारा लेना ही होगा। तत्व ज्ञान के आधार पर ही एकता हो सकती है। यदि हम उन बिंदुओं को टच करेंगे जिनमें अंतर है, मान लीजिए महावीर की दीदी को भी टच किया तो कोई कहेगा शादी की और कोई कहेगा नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने अहिंसा सिद्धांत जगत के सामने प्रस्तुत किया, इसमें कहीं कोई। इसी उद्देश्य को लेकर हमने मुंबई में एक संस्था बनाई है, जैन अध्यात्म स्टडी सर्किल, और उसका नारा है दिगंबर श्वेतांबर मती जैन बनो। जब इसका कोई कार्य होता है नारा, मुझे 24 साल हो गए बनाए। मैं हर साल श्वेतांबर परिश्रम के ग्रंथ में जाता हूँ और कम से कम प्रत्येक सभा में 1000 आदमी रोजाना सुनते हैं। उसके साथी हैं, तो इस तरीके से आज तक भी 24 साल में, 23 साल में कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया कि मूल तत्व ज्ञान की जो गांधी स्वामी ने हमें करवाया, उसको ही प्रस्तुत करते हुए एक आदमी ने भी ये कहा हो कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे संप्रदाय में तो ऐसी बात है। मेरे कहने का आंसर यह है कि हम तत्व ज्ञान को लेकर के चलें तो अनेकता की चीज देखने में आएगी। अमेरिका में भी हमने एक ऐसी संस्था बनाई है, उसका नाम रखा जाना। जैना अलग है और जाना अलग है। जाना का मतलब जैन अध्यात्म एकेडमी इन नॉर्थ अमेरिका, और जैना का मतलब जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका। जैना एक सामाजिक संगठन है और जाना एक आध्यात्मिक संगठन है। करीब 6 साल पहले हमने उसे स्थापित किया था। आज उसके सैकड़ों मेंबर हैं और हर साल एक कैंप हम करते हैं। सारे अमेरिका से लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उनका भी जीवन पर सिद्धांत का कुछ कैंप नहीं। अभी काका साहब ने बताया ही है, वे अपनी आंखों के सामने ये सब चीजें देख के आए। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जब तत्व ज्ञान को पकड़ेंगे तो ये भेदभाव की रेखाएं मिल सकती हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो आज भारत जैन महामंडल ने सम्मानित करके, किसी एक विद्वान के सम्मान की बात नहीं है, बल्कि उस धारा को सम्मानित किया है, तत्व ज्ञान की धारा को, कि जिससे हम पिछले 40 साल से निरंतर जो हम काम करते आ रहे हैं, धारा का सम्मान है। इसे ग्रहण करना, नहीं ग्रहण करना, एक कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने 1 घंटा का नोट किया और हमने ग्रहण किया या नहीं किया। ये तो लोगों के हृदय की भावना है जो व्यक्त करते हैं। ये कैसे संभव है कि साल में 365 दिन हम सुनाएं और आप सुनते रहें, और कभी जीवन में एक आध बार आप ऐसा चांस लें कि जब आप सुनाएं और हमें सुनना पड़े तो हम कैसे क्या करें। कि जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है
ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं और गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं। ठंडी हवाओं से उन्हें जुकाम हो जाता है और गर्म हवाओं से उन्हें लू लग जाती है। उसी प्रकार जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें भी निंदा की गर्म हवाएं और प्रशंसा की ठंडी हवाएं परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवाओं से उन्हें क्रोध का लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवाओं से उन्हें अभिमान का जुकाम हो जाता है। और मैंने वहां ये भी लिखा कि मैं अनुभव करता हूं कि मेरा स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से कमजोर है। इसलिए जब बहुत गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो मुझे अपने कमरे में बंद होकर रहना पड़ता है, बाहर निकलना संभव नहीं रहता है। और जब बहुत सर्दी पड़ती है तब भी सारे कपड़ों में अपने को लपेट के रखना पड़ता है उससे बचने के लिए। और जो लोग सावधान रहते हैं ना उन्हें लू लगती है और ना उन्हें जुकाम होता है। ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी यदि हम अपने में सावधान रहे तो प्रशंसा की ठंडी हवाओं से न जुकाम होने का डर है और न निंदा की गर्म हवाओं से लू लगने का डर है। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम उस किले में प्रवेश कर जाए कि एक जो सब कुछ हो रहा है निंदा और प्रशंसा ये मेरी नहीं है, मेरी व्यक्तिगत से किसी को क्या लेना देना है। यदि कोई विरोध काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, मेरा एक अहिंसा का व्याख्यान है, उस व्याख्यान को मैंने कम से कम 150 बार दिया है और एक एक अक्षर में उसे रिपीट कर सकता हूँ। आपको सोने में भी सपने में भी। मेरे डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब आप बेहोश थे तब हमने आपके और उस प्रश्न से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इतनी प्रशंसा मुझे मिली है कि जब उसकी किताब मैंने छापी और 3 लाख से ज्यादा लिखी 500। लेकिन उसी भाषण से मुझे कई गांवों में नोटिस मिले अदालतों के काले एक अक्षर मैंने रिपीट किया। कोई कहता आपने ऐसा कहा था, मैं कहता कभी हो ही नहीं सकता, मैंने क्या कहा था मैं नहीं बता सकता। हमारा एक मध्य प्रदेश में गुना जिला है, वहां पर मेरा व्याख्यान हुआ। कलेक्टर साहब सभा के अध्यक्ष थे, एसपी साहब उसके मुख्य अतिथि थे और वहां के जज थे ना वो उसके विशेष अतिथि थे। और मेरा व्याख्यान हुआ, साहब वहां से कि आपने ऐसा किया, हमारा राम का अपमान किया, ये किया, वो किया, इसलिए आपको माफी मांगिए, नहीं माफी मांगिए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत ऐसा लिखा था। नोटिस आया और उसकी कॉपियां हमने हम सबको दे दी, कलेक्टर साहब को। मेरे पास आया, मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने उसका जवाब लिखा, मैं वकील नहीं हूँ। और मैंने उसमें क्या लिखा कि भाई साहब आप जो कहते हैं कि मेरे कारण से आपके दिल को ठेस लगी, तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन फिर भी आपके दिल को ठेस लगी इसका मुझे खेद है। पर आपको माफी मांगने से संतोष होता है तो आप उसी वक्त मेरे से कह दीजिए तो मैं उसी वक्त मान लेगा और काम खत्म हो जाता। अब 2 महीने तक आपको जो तकलीफ हुई मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ और जो आपको जरूरत हो जाता उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। और मैंने वो कॉपियां सभी को भेज दी, उन्हें बुलाया क्योंकि हमको सवाल पूछते, हमने जो व्याख्यान सुना है तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे गुना दिले का अपमान किया, तुमने हमारे लिए किया है और उसको नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा हर वाक्य जो है वो अच्छा हो या बुरा दोनों तरह के फल जा सकता है। लेकिन प्रश्न के उदाहरण में मैंने कहा था कि इसमें क्या है कि आप मुझे
से अभी कोई मेरे से बात करें और मैं उसे चुपचाप सुन लूं और मेरे ऐसा किसी का होता है विंडो कम्युनिकेशन में इसलिए कभी बात नहीं सामने वाले ने लेकिन उनके माथे पर सल नहीं आया सब नहीं बोला और यदि मैं तो जवाब दूं भी प्रशंसा होगी देखो अगर बात हो तो ऐसे और यदि मेरे ऐसी स्थिति का मतलब होना है तो उसी बात से यदि मैं चुप रहूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा और यदि जवाब दूंगा तो कहते गुस्सा नहीं करते दूसरों को खुद गुस्सा करते हैं क्यों जैसे दोनों स्थितियों में दोनों ही विलक्षण सामने से आ सकते हैं इसलिए हम ये विचार कर रहे हैं ये जो विरोध सामने से आ रहा है ये मेरा नहीं है जिस तत्व ज्ञान का हम प्रतिपादन कर रहे हैं ये उसका विरोध है और यदि सामने से प्रशंसा आ रही है तो ये मेरी नहीं है जिस तत्व ज्ञान का हम प्रतिपादन कर रहे हैं इस तत्व ज्ञान की है तो फिर न विभाग होने का डर है न बिगड़ने का डर मेरा कुछ है ही नहीं इसलिए विद्वत्ता का सम्मान है भविष्य में लोग इस क्षेत्र में आए क्योंकि इस क्षेत्र में सम्मान मिलता है दुनिया वहां थोड़ी थोड़ी भागती है मैं इसके लिए ये कहता हूँ कि झाड़ू लगाने वाले को कलेक्टर से विरोधी तनख्वाह देना शुरू कर दो तो आधे से ज्यादा कलेक्टर से इस्तीफा देकर के उसमें एप्लीकेशन लगा दी और उसका सम्मान बढ़ रहा है इसका सम्मान बढ़ता है जब इसमें इज्जत बढ़ती है तरफ हमको कौन देख रहा है कि काम कैसा है यदि हम उन छोटी चीजों को सम्मानित करेंगे तो हमारे बच्चे उसकी तरफ दौड़ेंगे और हम अच्छी चीजों को सम्मानित करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां किस तरफ दौड़ेंगी इसलिए विद्वानों का सम्मान करना ये विद्वानों के लिए नहीं है लेकिन यदि विद्वानों की परंपरा को कायम करना है तो इसमें लोगों को प्रेरणा मिले क्या विद्वान बने तो उसके लिए जरूरी है वर्णी जी ने अपने जीवन गाथा में एक बात लिखी कि जब उन्होंने न्यायाधिकारी की परीक्षा पास की न्यायाधीश की परीक्षा पास की तो उन्हें हाथी पे बैठा के कुछ निकाला उनकी जीवन गाथा में हमने ये बात पढ़ी 10 या 10 की उम्र में और हमें भी आया कि हम भी न्यायाधीश करें हमने भी अपनी सारी दुनिया की नौकरी विद्यालय छोड़कर आगे हाथी पर बैठने की भावना से तो न्यायाधीश किया और जब वहां से निकल के बाहर निकले तो सामने एक गधा भी नहीं खड़ा था हमारे जब ये परिस्थिति सामने हो गई तो सारे जैन विद्यार्थी हर विद्यालयों को विद्यार्थी भी मिले इसलिए बंद हो गए 25 विद्यालयों में नाम बता सकता हूँ इंदौर का बनारस का सागर का सिर्फ विद्यार्थी भी मिले और महाराष्ट्र विद्यालय क्यों क्योंकि विद्वानों की जब हमने विद्यालय खोला तो लोग कहते लड़के कहां से मिलेंगे जबकि सारे विद्यालय तो टूटते जा रहे हैं और तुम ऐसे समय में तुम खोल रहे हो और लड़के मिलेंगे हमने कहा मिलेंगे और हमने अध्यात्म के बल पर अध्यात्म के सम्मान के बल पर विद्यार्थियों की लाइन लगा दी और हमको 30 विद्यार्थी भर्ती करने पड़ते हैं 200 विद्यार्थी हमारे पास आते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं 20 दिन तक प्रधानमंत्री बनना हो उसका इंटरव्यू हो तो 20 विद्यार्थी होते दिन रहना हमारे सेवा में जरूरी है और हमारी पुरानी जो भोजन विद्यार्थियों की उनको हम उनके पीछे लगा देते हैं सुबह से शाम तक सारी जांच करते हैं शरीर कहा जाता क्या करता है तो सारी चीज हम उसका जांच करके भर्ती करते हैं तब ये कैसे होगा इसका एक उपाय ये भी है कि आज हमें तो सम्मान मिल रहा है उसे देखकर सैकड़ों लोग क्षेत्र में आएंगे मैंने अपनी एक किताब में लिखा है जो ब्रह्मण बाजार की किताब को साथी साहब की उसमें लिखा कि मैं पंडित कैसे बना मेरे पिताजी एक मेले में गए थे और वहां एक पंडित बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान दे रहा था और सारी दुनिया बातें लिख रही थी तो जब उनकी शादी नहीं हुई थी मेरे पिताजी तो उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि मैं
पंडित नहीं बन पाया, लेकिन यदि मेरी शादी हुई तो क्योंकि उस पर शादी होना भी बहुत मुश्किल है। मेरे पिताजी 2 भाई थे, एक तो कुंवारे गए, तो मेरी शादी हुई तो और मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें ऐसा विद्वान बनाऊंगा कि जैसा विद्वान बन सकेगा। पिताजी ने सर्व बात सुनाई, मैंने अपनी किताब में लिखी, और जब हमारे भाग्य से वो जिंदा रहे और हम भी ऐसी सभा में भाषण देने लगे और तालियां बजोड़ने लगे तो उनकी छाती फूल जाती थी और हमको एक किस्सा 2-4 दिन में एक तरह सुनाई देते थे। तो ये प्रोत्साहन करने की चीज को तो न केवल बच्चे प्रोत्साहन होते हैं, उनके माँ बाप भी प्रोत्साहन होते हैं। विद्वानों को सम्मान मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको अपनी बच्चों की शादियों के लिए हमारा बोलना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी व्यवस्था विद्वानों को दे सकेंगे तो देश में विद्वान बनने के लिए लैंड लगेगी। इसलिए ये काम हमारी विद्युत परंपरा को जन्म देने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के काम के लिए है, हमारे लिए नहीं।